अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको कुछ ऐसे वाक़यात दिखाएंगे और सुनवाएंगे जिसमें नज़र आता है कि रिश्तों का तकद्दुस और रिश्तों का एहतराम ख़त्म हो चुका है। क्या वजूहात हैं ऐसे रिश्तों की कि बाप बेटे को कत्ल कर देता है, बीवी किसी के साथ मिल के अपने शोहर को कत्ल करवा देती है, और बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिसमें अनहोनी होनी में तब्दील हो जाती है। क्यों हो रहे हैं ऐसे रिश्ते अपने रिश्तों के हाथों कत्ल? क्या वजूहात हैं? क्या ऐसा होता है, क्यों ऐसा बिगाड़ पैदा होता है कि एक दूसरे को कत्ल करने तक नौबत पहुंच जाती है? ये सब कुछ हम आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। लोगों को बताएं ऐसा भी हो सकता है, ये रवैया भी किया जा सकता है, थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा ठहराव, थोड़ी सी स्पेस, थोड़ा सा ब्रीथिंग टाइम। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आप जिस तरह के काम कर रहे हैं, ये अवेयरनेस सेशन, क्या ये अच्छा हो कि इनकी अवेयरनेस सेशन की जो मिकदार है बढ़ना शुरू हो जाए। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ऐसे दो बेटे जो अपनी सुतेली माओ को कत्ल कर देते हैं। मुकदमे के मुद्दई क्या कहते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं। हम 6 बहन भाई, 4 बहनें और 2 भाई, और मिल जॉइंट फैमिली। ठीक है। तो छोटा भाई दूसरे दिन अपने बच्चों को लेके, बीवी बच्चों को अपने ससुराल चला जाता है और मैं अपने चला जाता हूँ। ठीक है। ईद वाले दिन हम सारे बहन भाई जो है इकट्ठे ही एक ही जगह पे वालिदैन के साथ ही गुजारते हैं। ठीक है। तो वही तकरीबन कोई 3:15 साढ़े 3 के करीब मैं अपने अब 1:45 बजे निकला हूँ, 12:30 पौने 1 घर से अपनी फैमिली को लेकर। छोटा भाई पहले मुझसे निकल गया हुआ था, तो मुझे वहाँ कॉल आती है मेरी सिस्टर की जो मेरे से छोटी हैं कि भाई ये मसला हो गया, जल्दी आ जाए। हौसला करें जी, अब यकीनन। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो पता लगता है कि उससे हॉस्पिटल लगे हुए हैं, दोनों को गोलियाँ लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा। सिस्टर फायरिंग जब हुई है तो हमारा नासिर से कोई 5-6 घर छोड़ के, उसका पहले हमारा घर है गली में और फिर आगे जाके नासिर घर जहाँ रिहाइश रखी हुई थी सिस्टर ने। तो वो जाते हैं घर, उसके से जो फायरिंग की आवाज़ सुनते हैं तो अब्बू ने कहा कि यार ये देखो क्या हुआ है, ये आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ कि कहीं करीब यहीं गली में शोर हुआ है एकदम। तो सिस्टर ने ऊपर से गैलरी में से पूछा किसी को, नीचे रश लगा हुआ था आदमी लेडी से, उन्होंने कहा जी वो नासिर के घर गोली चली है, वहाँ से आवाज़ आई है। तो ये सिस्टर फ़ौरन जो है ना नीचे वहाँ नासिर के घर गई है। देखा कि एक बड़ी वाली जो सिस्टर थी सायरा, वो बेड पे लेटी हुई थी, खून में लथपथ थी, और ज़हरा जो है वो बेड से नीचे गिरी हुई थी खून में, इस तरह जैसे कोई बकरे ज़िबा की होते हैं। बेदर्दी से कत्ल किया गया। क्योंकि गोलियाँ जैसे एक की दिमाग में, यहाँ गर्दन से लगी है, दिमाग में लगी है, एक की यहाँ से चेस्ट से लग के वो हार्ट तक पहुँची है। दोनों की, एक की तकरीबन कोई 3 बजे डेथ हुई थी और दूसरी की जो छोटी थी ज़हरा जो नासिर की बीवी थी, उसकी 7 बजे जाके डेथ हुई थी। ठीक है। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि जो आपकी दूसरी बहन थी वो शादीशुदा थी? नहीं जी, अनमैरिड। कितनी उम्र थी? तकरीबन कोई उसकी थी 40-42 के करीब। अच्छा 40-42। वो वैसे बहन को मिलने छोटी वाले ने इन्होंने कुर्बानी की हुई थी, तो इस छोटी ने अब वो जो सायरा को बुलाया था बड़ी वाली को अपनी से कि भी मेरा गर्मी वगैरह भी है तो मैं कुर्बानी तो कर रही हूँ, तो आप इधर आ जाओ मेरे पास मेरी हेल्प के लिए। ठीक है। तो 3 बजे सिस्टर बता रही है मेरी कि भाई वो 3 बजे यहाँ गोश्त दे के गई है जो ज़हरा ने और नासिर ने भेजा कि ये घर दे आओ जाके, और फिर आ जाओ तो हम खाना खाते हैं मिलके इकट्ठे। ठीक है। तो वो बेड पे खाना ही लगाया था, अभी 1 बाइट भी नहीं ली थी और ये काम ठीक है हो गया। और वालिद भी उसका घर पे ही था? हाँ जी, उसके उस टाइम उस जो ये 13 बाई 13 का रूम है वो, उसमें एक कॉर्नर पे अलमारी, एक साइड पे सोफ़ा, और इस साइड पे एंट्री करते ही डोर से बेड था बिछाया हुआ। तो उस बेड पे ही तकरीबन सारे बैठे खाने के लिए। ठीक है। तो ये बस दरवाजे से एंट्री के बकौल इसके वाले साहब के और बाकियों के कि ये एंट्री की है इसने। पहले पता ये भी चला है कि ये 10-15 मिनट पहले वो आया भी है घर में, बैठा भी हुआ था, जुम्मे के बाद आया था खाने से पहले। तो इसको भी कहा था कि खाना वगैरह खा लो भी, ये कर लो, कि अच्छा मैं कर लेता हूँ। तो वह ये 5-7 मिनट वहाँ बैठा रहा है पहले, फिर ये उठ के बाहर गया है और आया है और इसने ये हाथ फायर खोला। ठीक है।
अच्छा, अब इस केस में एक बड़ी अहम बात है कि जो मुकदमे का मुद्दई है वो आपका बेनोई यानी कि मुलज़िम का बाप है। जी जी तो आपकी ख्वाहिश पे ही ये या आपकी रजामंदी से ही ये जी, मुद्दई बिल्कुल, बने? बिल्कुल। आपको लगता है कि वो अपने बेटे को सज़ा दिलवाएंगे? इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने तो उनसे कहा था कि नहीं मैं बन जाता हूँ, कहते कि यार इजाज़ भाई मैं बनता हूँ क्योंकि मैं इस नहीं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इसने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया, मेरा दोस्त भी, मेरी बीवी थी, सब बच्चों को मेरे यतीम कर दिया, सब कुछ इसने मेरा घर पूरा बेड़ागर कर दिया। जिसको हम इतना प्यार दिया उसी ने मेरा घर का जो ना बेड़ागर कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, पुलिस का कैसा रिस्पॉन्स रहा? पुलिस ने कितनी मदद की? पुलिस से मैं फर्स्ट डे से जो इनके साथ अटैच था, आसिम ऐसा जो है आसिम साहब के साथ भी उन्होंने भी जो है एक उन्होंने कहा था कि इजाज़ सर शाह जी जैसा आप कहेंगे ना कि जो मुद्दई बनना जो भी है आपके मुताबिक ही हम चलेंगे। खालिद जो थे, जो मकतूला के शोहर हैं, उनकी दूसरी शादी थी। हाँ जी। और जब शादी हो गई, यहाँ गन पॉइंट पे की, कोर्ट मैरिज की, तो लड़की के घर वालों को पता चल चुका था? नहीं, शायद लड़की के घर वालों को 8 साल बाद पता चला। 8 साल बाद हाँ जी। पता चला? 8 क्योंकि वो साल तो अपने घर कैसे रहती थी। छुपाया? वो तो अपने घर रहती थी। अच्छा, वो अपने घर वो तो रहती अपने घर रहती थी। अच्छा, अपनी माँ बाप के पास। माँ बाप के पास हाँ जी। रहती। एक दिन, एक तो घंटा भी हक नहीं किस तरह का तलब किया जा रहा था कि वो जब घर- ये बात हुई उसने कहा कि ठीक है फिर अब इस शादी को एक्सपोज करो, ओके, सबको बताओ, और जो हक है वो मुझे दो, जो बीवी का होता है। अगर उस बीवी को घर लेकर दे मुझे भी दो, बिल्कुल ठीक है, मैं नौकरी नहीं करूँगी, फिर ठीक है। तो मैं भी दिया हाउसवाइफ कुछ- बन के रहूँगी। कुछ हक दिया? कुछ भी नहीं, कोई घर नहीं बल्कि दिया कुछ नहीं। दिया? कुछ नहीं। अच्छा, तो जो खालिद है, जो मकतूल का शोहर है, उसका पहला जो बेटा है, जो पहली बीवी से बेटा है और अपनी सुतेली माँ को कत्ल करता है, ये वारदात कैसे हुई? मुलजिम तो सर हुआ। देखें, किसी भी झगड़े के लिए या किसी भी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए उस बंदे का वहाँ होना ज़रूरी होता है। अगर आपका मेरा झगड़ा तो मेरा यहाँ होना ज़रूरी होगा या आपका ज़रूरी होगा। जब मैं यहाँ नहीं हूँ तो झगड़ा कैसे होगा? ठीक तो ये बात। तो एक स्टोरी है ना कि जी हमारी मदर हमें पैसे नहीं देती थी, हमारी मदर घर में लड़ाई डालती थी, हमारी मदर की वजह से तो ये मेरी जो रियल मदर है वो प्रॉब्लम में आती थी। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। सिर्फ इस चीज़ को बताया जा रहा है कि जी वालिद कह रहा है कि तू कुर्बानी दे दे, मैं इतनी पावर रखता हूँ, पैसा रखता हूँ, मैं तुझे छुड़ा लूँगा। ठीक है, सिर्फ स्टोरी ये है। ठीक है, असल मेन जो कैरेक्टर है वो खालिद साहब ही हैं। ठीक है। सब कुछ करते किया था उनका, बेटे को उन्होंने खुद यूज़ किया। अब वो उस बेटे को बयान की दिलवा रहे हैं कि जी आप तो अपने सर पर ले लो और मुझे निकाल दो। दो। जकी ऐसा तो साहब- नहीं होता। हाँ जकी साहब, आपका मुलजिम, जिस तरह से आपने बात की, मतलब मकतूला के जो अहले खाना हैं, जो उसके भाई मुदई हैं, उनके मुताबिक तो फिर मुलजिम आपका खालिद जी हुआ, तो बिल्कुल, वो तो पुलिस ने बिल्कुल नहीं मरकज़ी पकड़ा। मुस्लिम हमारा खालिद है। हम पहले दिन से ये रो रहे हैं, हर चैनल पे जहाँ जब हमने फरियाद की वो यही किया। हमारी अभी भी यही अपील है कि जो खालिद है ये मेन किरदार है, मेन ये मुलजिम है, इसको अरेस्ट करके इसको सज़ा दी जाए। ठीक है। अच्छा, जो दो मुलजिम और पकड़े हैं जो शूटर थे, जी, जी। जिनके ज़रिए पुलिस के बगौर कत्ल करवाया गया, तो उनका किरदार क्या है? और वो इनके घर काम करता था, डॉक्टर के, ये खालिद के घर, उसके घर जो मतलब कि जो मेंटेनेंस वगैरह होती थी वो बनाता था, मतलब ये घर जहाँ बनाता था वो मजदूर से मिस्त्री थे। ठीक है, इसने बाप ने और बेटे ने उनसे प्लान किया, इससे कोई 3 साल पहले 2020 में उनसे डन किया कि 3,75,000 रुपये देंगे तुझे, तुझे बाहर भी भिजवा देंगे, तुझे कोई नहीं पकड़ेगा, तुझे ऐसे हो जाएगा। इन्होंने 1,75,000 उसको दिया भी है। उसके बाद वो बंदा इनके पैसे लेकर भी भाग गया। उन्होंने कहा इससे मैं चक्कर दे दूँ, वो लेके लेकिन फिर उसके बाद जाके कुछ साल जब इनको इसको मिल गया, ये उससे रब्ता करते उस बंदों ने इनको ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद जब इनको दोबारा मिले तो इन्होंने से कहा कि यार तुझे और पैसे देंगे, तेरी मेहरबानी, तूने हमारे साथ काम किया, तुझे बाहर तेरा वीज़ा भी हम मंगवा रहे हैं, सब कुछ है। वो गरीब बंदे थे, वो लालच में उसकी पूरी तरह आ गए। फिर इन्होंने डराया होंगे, तुमने हमसे पैसे भी लिए हैं, तूने ये किया। वो फिर इस तरह कहने पे उनके फिर बेटे ने इनको मोटरसाइकिल प्रोवाइड किया है, बेटे ने इनको पिस्टल प्रोवाइड किया है और ये भी कहा है कि सर पर ही गोली मारनी है क्योंकि वो ज़िंदा ना बचे। और ये सारा प्लान करके बाप बेटे को बताता रहा, बेटा आगे करता रहा। ये सारी मिक्स प्लानिंग इन्होंने की है। ठीक है। जो मकतूला जब मोटरसाइकिल पे जा रही होती हैं अपने भाई के साथ, जी, मोटरसाइकिल पे घर बैठी जा रही थी। घर जा रही होती हैं, उस वक्त किसको देखा कत्ल करते हुए? कौन लोग उस थे वक्त तो साथ? कोई नहीं, ये जा रहे थे बहन भाई दोनों, तो पीछे से बाइक आती है बिल्कुल करीब, जब क्योंकि टर्न लेट सही है तो टर्न पे ऑब्वियसली वो स्लो हुए हैं। जो स्लो हुए हैं तो उन्होंने बिल्कुल सर के पार रखे से फायर किया। ये इधर लेफ्ट में वो सीधे चले गए, उनका एग्जिट सीधा था, इसलिए ये लेफ्ट टर्न ले रहे हैं और वो सीधा जा रहे हैं। तो उसे क्या- देखने का तो कोई मसला नहीं बना। क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ठीक है? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी तक बिल्कुल ठीक जा रही है, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ हम खालिद का बार बार जिक्र करते हैं कि खालिद हमारा मेन जो है वो मुलज़म है।
अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ठीक हो तो फिर आपका जो बुनियादी तौर पे जो मुलजिम है या मरकज़ी आपका मुलजिम हमने है, उनके वो आगे भी अपना पुलिस- मौक़िफ़ रख दिया। उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह होगा, आप देखते रहें, आप परेशान, अगर कोई हम गलत होगा तो फिर आप ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। और जो मकतूला के वालिद हैं या वालदा हैं, उनकी भी यही डिमांड हाँ जी, यही डिमांड है। यही डिमांड है। अब आपको दिखाते हैं कि बाप को कत्ल करने वाले बच्चे यानी कि लख्ते जिगर उन बापों के किस तरह से अपने वालिद को कत्ल करते हैं, और उसके साथ ही एक ऐसे बहन भाई भी आपको दिखाते हैं जो ऐसे नाजायज़ तल्लुक़ में बंध जाते हैं कि बीवी अपने शोहर को अपने भाई के साथ मिलके कत्ल करवा देती है। वो क्या कहते हैं, पुलिस क्या कहती है, देखिए। आज से 3 साल पहले मैं बदबख्त ने इस का रिश्ता अपने बच्चे के लिए किया, हाफिज़ मोहम्मद यासिन के लिए। तो अच्छी खुशी 3-4 महीने गुजरे बड़े सुकून से। तो ये 3 साल के अरसे में बमुश्किल 7-8 6 या 7 महीने रही है हमारे घर। उसके जितना भी पीरियड गुजरा है उसके यास्मीन और हीरे के घर रही है। मैंने एक दिन इसको और इसके भाई को, जो अब इसका ज़िनाहार है, उसको एक दिन मैंने देखा तो हीरे ने मुझे कहा, इसके ले पालक बाप ने, कि ये इसका सगा भाई है। तो मैंने कहा बेशक सगा भाई है, लेकिन जवान लड़की और जवान लड़के का अकेले कमरे में होने का क्या मकसद है। कहने लगा नहीं ये इसका सगा भाई है। मैं चुप हो गया। इस दौरान 3/7/22 को मेरा बड़ा बेटा गुलाम हुसैन अपने साथ इसको हाफिज़ मोहम्मद यासिन को, ये दोनों मोटरसाइकिल पे जाते थे। रिजवान सादिक क्लिनिक है शेर शाह रोड पर, वहाँ दोनों इकट्ठे जाते थे और दोनों इकट्ठे आते थे। ये जॉबलेस था, इसलिए ये उसको माँ पर साथ ले जाता था। तो 3/7/2022 को उस दिन अचानक ऐसा हुआ कि बकरे मैंने कुर्बानी के लिए हुए थे। तो इसने बड़े बेटे गुलाम सिंह ने कहा कि इसके लिए चारा ले आओ। तो कहने लगा तो गुलाम सिंह, ये चारा अबू नहीं डाल सकेंगे, बीमार है, मैं डाल के आ जाता हूँ। ठीक है। इसने अपनी जब आया निकलने लगा तो इस को फ़ोन किया कि ऐसे तुम कहाँ हो। कहने लगा मैं घर में हूँ। उसको बंदसी को क्या पता था कि क्या ख्यालात हैं। जब मैं घर में हूँ, गुलाम सिंह चला गया है, मैंने रक्शे में जाना है। तो मुझे मोबाइल फ़ोन बंद करो, मैंने रक्शे में जाना है। वो रक्शे में गया रात को 7:30 बजे के करीब। 7:30 बजे जब वो शादबाग गंदे नाले के पास पहुंचा तो 2 मोटरसाइकिल सवार और उन्होंने नकाब पहने हुए थे। ये मेरा शहीद बच्चा रक्शे में बैठा हुआ था। उसने उन्होंने 5 फायर किए। 5 फायर उसने खाए। एक फायर जो आखिरी उन्होंने किया इसके दिल पे डायरेक्ट। अल्लाह ने इसको फरिश्ता भेजा, उसने धक्का लगाया एक साथ वाले सवारी ने, और वो दूसरा फायर जो है वो ड्राइवर के कमर में लगा, जो रीढ़ की हड्डी में अब भी उसकी गोली है। वो डॉक्टर कहते हैं कि जब ये गोली निकल जाएगी ये मर जाएगा। उसके बाद मेरा बच्चा जो है न्यू हॉस्पिटल, ये बच्चे वो डॉक्टर रिजवान और वहाँ का पूरा इलाका गया। और अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो आपका बेटा था जो मकतूल था, इसके ऊपर कातलाना हमला पहले भी एक मरतबा हुआ। जी 3/7/2011 को। वो करवाने वाला कौन था? उसके मुलजमान पकड़े गए थे? यही थी। ये आपको बाद में पता चला? इसको बाद में पता चला और इसने एक्सेप्ट किया है। और वो जो अवैस है मुलजम आशना। अच्छा जी, आप भाई हैं, आपसे छोटा था एहसन, और क्या ये मामला जो बता रहे हैं आपके वालिद जी इसी तरह से थे? कभी आपको शुबा या शक नहीं हुआ? बिल्कुल सर, हालांकि इनकी जो है वो शुरू में इतना प्यार था कि इन दोनों में से सुई नहीं गुजरती थी। ठीक है, इन दोनों में जो 4-5 माह पहले गुजरे हैं शादी के, बिल्कुल एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते थे।
फिर अचानक से इसका ज़हन बदला कि 2020 मार्च में इनकी शादी हुई और अभी 2023 तक भाई के कत्ल होने से पहले 3 साल में सिर्फ ये वही 6 माह उसके साथ रही है। घर आती थी, किसी न किसी छोटी से छोटी बात को लेके, मैंने झाड़ू नहीं लगाना, मैं जा रही हूँ अपने घर, मैंने हांडी नहीं बनानी, मैं जा रही हूँ अपने घर, छोटी छोटी बात को लेके फ़ौरन अपने घर चली जाती थी। ठीक है। 3 साल में ये शुरू के सिर्फ 6 और 7 माह उसके साथ रही है, बाकी उसके साथ ये बिल्कुल नहीं रही। अच्छा, आपको कभी शक नहीं हुआ, कभी शुबा नहीं हुआ कि ये इस तरह से कर सकती? इसकी तरफ कभी ऐसा ज़हन गया ही नहीं, क्योंकि भाई भी कुछ बात थी कि ये सिरगढ़ तक ये बीती है। अच्छा, सिरगढ़ वो आपको तक पता ये था? बीती। नहीं, ये भाई को पता था। अच्छा। भाई ने कंप्लेंट की इसके वालिद से, जो मेरा अंकल है, इसका सुतेला बाप जो है, उसको कंप्लेंट की ये सिरगढ़ बीती है, ये देखो इसके तकिए के नीचे 10 डिब्बियाँ मिली हैं। अच्छा। ठीक है। और भी इसके अभी भी कमरे इसका से कमरा खाली शराब किया की बोतल हमने, निकली है, शराब की बोतल और निकली है, 7 डब्बियाँ की बंद निकली है। 7 डब्बियाँ वो मिली हैं और चर्च मिली है जो ये पीती थी। अच्छा। ठीक है। उसके बाद फिर इसके बाप को भाई ने बताया, अम्मी मेरी भी गई, भाई मेरा भी गया, उसके बाप को बताया, उसने कहा मैं मानता ही नहीं हूँ मेरी बेटी ये काम कर सकती है, तुम लोग खुद ये जो है वो अपनी तरफ से उठा के लाए। अच्छा। हमारे घर में तो ये दूर दूर तक डिब्बियों का, खाली डिब्बियों का अंदाज़ा नहीं है, तो ये हमारे घर में कैसे आ गई है? और शराब भी मिली वहाँ पे? शराब तो अब मिली ना, जब हम इसका कमरा रूम खाली कर रहे थे। अच्छा। वो बिल्कुल लॉक लगा हुआ था, लॉक के ऊपर लॉक लगा हुआ था, उसको बोतल थी हाफ, उसके लॉक के ऊपर लॉक लगा हुआ था। वो जब मैंने दराज को ज़बरदस्ती खोला है तो उसके अंदर की बोतल थी हाफ। ठीक है। वो मैंने जब खोली है, एकदम से उसकी स्मेल मेरे दिमाग में चढ़ी, मेरा दिमाग चकरा गया। वो भाई था एक साथ, उसने कहा इसको फ़ौरन से बंद कर दो। तो कभी भाई ने इसके साथ ताल्लुकात ख़राब होने का या कोई ऐसा गिला? उसके साथ रही ही नहीं है, 6 माह रही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, बच्चे साथ ले जाती थी? बच्चे साथ ले जाती थी। ठीक है। वहीं पे रहती थी, यहाँ तक कि बच्चों को तक उनको नहीं दिखाती थी। ये जब पहले भाई के साथ जो वो इसके साथ मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, जी जी, वो कहाँ पे रहता था? वो सर जहाँ पे इसकी रहाइश है ना, उससे तकरीबन 2-3 गलियाँ छोड़ के आगे फैक्ट्री में काम करता है। मरियम का एक जो आशना है आतिफ, और इस तरह इनका पीछे भी कोई क्लैश रहा है, इसके जो मरियम का वालिद है उसका और आतिफ का, क्योंकि मरियम जो है वो आतिफ से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका वालिद जो है वो उसकी शादी वहाँ पे नहीं करना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि उसकी शादी कहीं और पे की जाए, लेकिन उसकी वालदा भी यही चाहती थी कि उसकी शादी जो है वो मरियम की उसी से की जाए, आतिफ से की जाए। इनकी कुछ दिन पहले भी आपस में तू तकरार इसी बात पे हुई थी, और वो मामला लेकिन वो सुलझ गया, बात ख़त्म हो गई। अब जब मरियम को हमने ढूंढना शुरू किया तो मरियम हमें नहीं मिल रही थी। हमने काफ़ी वेट किया, आस पास से लोगों से भी दरियाफ्त किया, लेकिन मरियम का कोई अता पता नहीं चला। उसके बाद फिर हमने आतिफ जो है लड़का, उस पर जाके चेक किया उसके घर, तो वो भी घर से गायब था। ठीक है। अपने घर से वो भी गायब है। वो हमने जब ये दोनों बंदे गायब है तो फिर हमारा शक बढ़ गया कि ये मरियम और आतिफ का जो बता रहे हैं कि इनका आपस में है, लव अफेयर भी है, और ये दोनों मिल भी नहीं रहे, तो इनका इस कहानी से कोई ना कोई लिंक हो सकता है कि बच्ची अपने वालिद के जाने के बाद घर से गायब है और वो मिल भी नहीं रही और उसका आशना भी नहीं मिल रहा। हमने रात काफ़ी वेट किया, फिर हमने आतिफ के घर भी वेट करते रहे कि वो शायद आ जाए, लेकिन वो सुबह तक नहीं आया, वापस नहीं आया। हमने जो इसका बेटा है ज़ीशान, उसको भी रात को अपनी तहवील, उससे भी इंटेरोगेशन किया, लेकिन वो भी अपनी माँ की बात कोई बार बार जो ना उसी को दोहरा रहा था कि मैं घर आया तो मेरा वालिद वहाँ पे मौजूद था, और वो सारी चीज़ें कि मैं सो गया तो उसके बाद मेरा वालिद उठ के चला गया। मैं जब सुबह उठा हूँ तो मेरी वालदा ने बताया कि आपका वालिद तो चला गया है, और उसने मुझे ये कहा है कि मैं कोई 1 हफ्ते तक वापस आऊँगा। ठीक। जब सुबह तक हम, लेकिन कोई बात हमें कोई प्रॉपर इसकी जो है वो चीज़ मिली नहीं है, तो हम कोशिश करते रहे। फिर सब सुबह हमने आतिफ का जो हमें उसकी वालदा जो ये है सुमेरा, उसका मोबाइल हमारे पास था, उस पर सुबह एक मैसेज आता है सुबह 7 बजे के करीब मरियम के नंबर से कि मैं जो है कराची जा रही हूँ और अब मुझे भूल जाएं, ये जो कत्ल जो है ये किसी और ने किया है, आतिफ ने नहीं किया। अच्छा। उस पर मैसेज आता है उसकी वालदा के नंबर पे, मोबाइल पे, कि मैं अब कराची जा रही हूँ, मैं मर गई हूँ आपके लिए, और ये जो कत्ल है ये आतिफ ने नहीं किया, ये किसी और ने किया है। ठीक है। तो जब हमने वो मैसेज पढ़ा तो हमें तो और ज़्यादा तशवीश हुई कि ये मैसेज इस बच्ची ने क्यों किया, रात से मिल भी नहीं रही और आतिफ का ही नाम भी ले रही है कि ये मर्डर आतिफ ने नहीं किया।
तो फिर हम जब सुबह हमने जिस नंबर से मैसेज आया हमने उसको अपना ट्रैकिंग पे भी लगवाया, उसकी CDR वगैरह हासिल करके उसकी लोकेशन, तो वो रायविंड में ही उसकी लोकेशन आ रही थी। ठीक है। हमने आतिफ के नंबर की जब लोकेशन ली तो उसकी भी रायविंड में ही आ रही थी। ठीक है। हमने आतिफ के वालिद को इंगेज किया और उसको कहा कि आतिफ कहाँ है, तो उसने कहा कि वो तो रात से काम पे गया हुआ है, वो सीलिंग का काम करता है और उधर गया हुआ है सीलिंग के काम करें। तो हमने पूछा वो आया क्यों नहीं, वो उसने जब उसके वालिद ने आतिफ के नंबर पे कॉल की तो उसका नंबर बंद था। ठीक है। उसका नंबर ऑन नहीं था। हमने उसके वालिद के पास बैठ के उसके वालिद ने कोशिश की लेकिन उसका नंबर सुबह जो है 7-8 बजे उसके वालिद के साथ उसका रब्ता हुआ जब, तो उसने कहा कि मैं जो है काम पे था, मेरा नंबर बंद हो गया था। तो उसने कहा कि घर कब आना है तुमने, उसने कहा कि मैं कोई आधे पौने घंटे तक घर आता हूँ। तो हम उसकी गली में जो है ना वो खड़े हो गए, वहाँ उसका वेट करते रहे। जब वो आतिफ आया तो हमने उसको वहाँ से पकड़ के जब हमने उसको इंटेरोगेट किया तो उसने फिर सारा किस्सा जो है उसको बयान कर दिया कि इस तरह ये वाक़या हुआ है। ठीक है। और अच्छा क्या मौसूद हुआ साहब, इसमें मेन मुलजिम जो है वो उसकी बीवी प्लान वो करती है? प्लान तो ये चारों मिल के करते हैं। ठीक है। कि उसको पहले इन्होंने गोलियां दी हैं खाने में मिला के, ठीक है, और खाने में गोलियां मिला के देने के बाद इन्होंने उसका गला दबाया। गला दबाने के बाद जो ज़ीशान और आतिफ हैं वो उसी की मोटरसाइकिल पे उसको बिठा के उसको लाद के तो वहाँ पे नाले में फेंक के आते हैं। ठीक है। अच्छा, वजह जो है वो सिर्फ यही है कि वो बेटी की शादी जो है उसके साथ आतिफ के साथ करना चाहती थी माँ, या कोई और भी वजह है? वजह उसकी ये है, एक तो जो बाप है वो बच्चे बाप से अटैच नहीं थे वालदा की वजह से, कि वालदा उनको हर वक्त यही कहती रहती थी कि आपका बाप कमा के क्या लाता है आपके लिए, या आपकी परवरिश अच्छी नहीं कर रहा। उनको बच्चों के जहन में ये बातें रिपीट करते रहना, ये बातें डालते रहना, और बच्चों में और बाप में वो प्यार और वो मोहब्बत ही नहीं पैदा होने दी उसने। उसके बाद ये रीज़न भी थी कि वो चाहती थी अपनी हुक्मरानी, घर में अपनी हुक्मरानी चाहती थी। वो नहीं थी चाहती कि उसका हामिद कोई ऐसी बात जो करे जो ये बात करे उसके मुखालिफ वो कोई बात सुनना नहीं थी चाहती। वो कहती थी जो बात मैं करती हूँ वो ये भी करे। लोगों को बताएं ऐसा भी हो सकता है, ये रवैया भी किया जा सकता है। थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा ठहराव, थोड़ी सी स्पेस, थोड़ा सा ब्रीथिंग टाइम। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आप जिस तरह के काम कर रहे हैं, ये अवेयरनेस सेशन, क्या ये अच्छा हो कि इनकी अवेयरनेस सेशन की जो मिकदार है बढ़ना शुरू हो जाए। साजिद हफीज़ मलिक साहब हैं जी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब क्राइम स्टोरीज़ करते हैं और बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के जो वाक़यात हमारे सामने आते हैं उसमें कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंतहाई करीबी रिश्ते, जैसे बाप हो और बेटा हो, बेटी हो और बाप हो, माँ हो चाहे उसमें सुतीली माँ हो, और इसको इस हद तक लिया जाता है, इस हद तक ले जाया जाता है कि कत्ल कर दिया जाता है। कुछ वाक़यात ऐसे आए कि सुतीली माएँ जिसका नाम जब सुतीला लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो शायद एक नफ़रत का और एक गुस्से का जो है एलिमेंट उसमें शामिल हो जाता है। क्या वजह होती है कि सुतीली माँ को मारना ज़्यादा आसान हो जाता है? देखिए, मैं समझता हूँ इस बात के काफ़ी पहलू हो सकते हैं। पहला तो ये कि जो हम अल्फाज को एक ख़ास मायने की तरकीब दे देते हैं वो भी हमारे बनाए हुए हैं। जिस तरह आपने ख़ास एम्फसाइज़ किया सोतीली वर्ड के ऊपर, अब ये जो स्टेप मदर का वर्ड है, इट डजंट मेक एनी सेंस कि इसका ज़रूरी नहीं कि सोतीली माँ ज़ालिम ही होगी। बहुत सारी ऐसी मिसालें हमें मुआशरे से मिलती हैं, सोतीली माँ बल्कि बहुत सारी माएँ मर जाती हैं बच्चा पैदा करते हुए, और बाद में उस बच्चे की परवरिश वो सोतीली माँ कर रही होती है, और इतने बेहतरीन अंदाज में करती हैं कि मैंने लोगों को हाथ उठा के दुआ करते देखा है, और वो कहते हैं नहीं नहीं वो माँ हमारी यही है, वो माँ जो थी ना, ठीक है उसने जन्म दिया बट हमने तो देखा ही नहीं उसको, हमें तो उसने पाला, ना पालती मार देती तो हम क्या करते। इसका मतलब ये है अल्फाज को जो मायने का पहनावा हम पहनाते हैं, हमें अपनी परसेप्शन को चेंज करना होगा। ज़रूरी नहीं कि सारी सुतीली माएँ गलत हों, ज़रूरी नहीं सुतीले बाप गलत हों। तो पहली तो बात है कि इसकी करेक्शन की ज़रूरत है बिलअमूम जो माशरे में देखने में आती है। दूसरा, ये जो जिस ख़ास तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं, देखिए आए तो इसको जनरलाइज करें, स्टार्ट करते हैं मसाजिद से। क्या ये हमारे नमाज जुम्मा के खुतबात में जो मौज़ूआत बनते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस मौजू को गुफ्तगू होते नहीं देखी। हमारी मसाजिद के अंदर दिक्र बहुत से अमूर पे बात होगी, तो देखिए
मसाजिद तो अल्लाह के नबी के दौर के अंदर वो हिस्सा हुआ करती थी जहाँ सोशल इश्यूज को डिस्कस किया जाता था। साहबा आके बैठते थे अल्लाह के नबी की कंपनी के अंदर, और आपने 40 साल तबलीग में अभी आपने दीन की दावत नहीं दी थी, आपने लोगों के अखलाक ठीक करवाए थे, रवैये ठीक करवाए, उनके मामलात ठीक करवाए। तो ज़रूरी ये बात है कि सबसे पहले लोगों के रवैये ठीक करवाने चाहिए, लोगों के मामलात अखलाक पे काम करना चाहिए, जो हम नहीं कर रहे। और यही वजह है कि अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, हमने वैल्यू देना छोड़ दी। वो ख़ास रिश्ते बाप का या माँ का या फुप्पो का, अब फुप्पो की मिसाल ले लीजिए, बिलअमूम मुआशरे में फुप्पो को एक नेगेटिव इमेज के तौर पे पेश किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि सारे फुप्पो ऐसी हों, बट परसेप्शन है वो चल रही है और ये चलती और ज़्यादा आम होती जा रही है। ये बांगे दोहल हम इसका इज़हार करते हैं, सारे फुप्पो ऐसी होती हैं। तो सर मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना होगा, ये माइंडसेट को। ये माइंडसेट एक ऐसा स्टीरियोटाइप माइंडसेट बनता जा रहा है, फिक्स माइंडसेट बनता जा रहा है, जो हमारी नस्लों की तबाही का बायस बन जाएगा। मैं ये समझता हूँ रिश्तों में प्यार होना चाहिए, रिश्तों को अच्छे अल्फाज का पहनावा पहनाना चाहिए, रिश्तों में वो मिठास होनी चाहिए। और यकीन जानिए ऐसा नहीं कि 5 उंगली बराबर है, यकीनी तौर पे हम इंडोर्स करते हैं कि मुआशरे में खराबियां हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारी खराबी हैं, अच्छाइयाँ भी तो हैं। तो आइए अच्छाइयों पे कंप्रोमाइज़ कर लें, ज़रूर हमने बुराइयों पे ही कंप्रोमाइज़ करना है। तो ये मिला जुला रुझान है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश के साथ हम इन रवैयों पे नज़रसानी करते हुए हालात को बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा, जो अच्छाइयाँ हैं यकीनन उस तरफ भी हमें देखना चाहिए, लेकिन जिस तरह हमने बताया कि 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती, और 5 में से 2-3 वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जिसमें सुतेला बेटा सुतेली माँ को मार देता है। क्या इस हद तक जाना चाहिए बेटे को या बाप को या सुतेले बेटे को? यकीनी तौर पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि हम अपने सामीन को, हमारे जो सुनने वाले और देखने वाले अफराद हैं, उनको ये बताएं ये तो सुतेली क्या बात कर रहे हैं। सर किसी को भी नहीं मारना चाहिए, सुतेली तो छोड़ देना, वो तो एक सुपरलेटिव डिग्री हो गई। मुझे किसने इख्तियार दिया? क्या मुझे याद नहीं कि एक मुसलमान का कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल है? एक इंसान का, सॉरी मुसलमान भी नहीं कहा गया बल्कि इंसान कहा गया कि एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो मेरा ख्याल है किसी को ये हक नहीं है, ये फैसले हमने नहीं करने, हमारे इख्तियार में नहीं है कि सुतेला बेटा सुतेली माँ को कत्ल कर दे। यानी कि हमने क्या मजाक बना के रख दिया। हम जिस मुआशरे का हिस्सा है, हमारे यहाँ वैल्यूज़ पनपती हैं सर, हमारे यहाँ हमारे बड़े छोटे की एक ख़ास तमीज़ है। यानी कि आप मोहल्लों में देखिए, अभी भी अंदरूनी लाहौर आप चले जाएं, दिल्ली गेट और भाटी गेट, वहाँ लोग थरों पे बैठ के भी ना, उन्हें अंदाज़ा है कि माएँ बहनें बेटियाँ गुजर रही हैं, उनकी आंखें फिर भी झुक जाती हैं। वो फिर भी उनको ख्याल होता है ये फ़लाँ घर के मेहमान आए, देहात में चले जाएँ, चक 47 चक 48 की बात कर लें, लोगों को अंदाज़ा होता है कि फलाना दे परोने आए ने जी, वो ख़ास एक इज़्ज़त देते हैं, ग्रेस देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हक किसी को नहीं होना चाहिए, और अगर ये कोई हक से तजावुज़ करता है तो ज़ाती तौर पे उसको सख्ती के साथ निपटना चाहिए, क्योंकि ये मुआशरे में एक वो समझ लीजिए एक अदावत और एक बुक्स की अलामत बनता जा रहा है, नफ़रतें परवान चढ़ रही हैं और ये मजाक बना के रख दिया हमने। तो मेरा ख्याल है कि इसमें नज़रसानी की ज़रूरत है, और किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि सौतेले को टैबू बना के उस पर हमला कर दिया जाए, चाहे वो बाप हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, एक और ऐसा ही एक वाक़या है जिसपे एक बच्ची अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती है, कोई किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन उम्र के लिहाज से और शायद मौजूदा जो उस वक्त के हालात थे उसके सामने बाप को बेहतर नहीं लगा, उसने रोका, अपनी बीवी को भी रोका, अपनी बेटी को भी रोका कि अभी शादी नहीं करनी चाहिए। जिसके साथ वो बेटी शादी करना चाहती थी वो भी साथ मिल जाता है, बेटा भी साथ मिल जाता है और बीवी भी साथ मिल जाती है, और सगी बेटी और सगा बाप और सगी बीवी सब साथ मिल जाते हैं और बाप को कत्ल कर देते हैं। ये हम किस तरफ जा रही है हमारी सोसाइटी, क्या दिमाग में लोगों के आ गया? यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये एक बुराई की जो कहते हैं ना कि हम कैसे कहते हैं असफलुस साफिलीन, सबसे निचले दर्जे के अफराद, यानी कि वो कहते हैं किसी बुराई को देखें तो पहले हाथ से रोकें, फिर ज़ुबान से बुरा जानें, और सबसे आखिरी दर्जा है ज़ालिका अज़्ज़फ़ुल ईमान, कम से कम दिल में बुरा ख्याल करें। तो ये एक ऐसी एक बिटर आपने रियलिटी बयान की है जो इंतहाई तल्ख हकीकत है कि यानी आप ये देखिए कि अगर मैं बहसीत बाप ये समझता हूँ कि
कि मेरा बेटा या मेरी बेटी सही रास्ते पे नहीं है और जो फैसला वो करने जा रहे हैं यकीनी तौर पे मुस्तकबिल में इनका पछतावे का जरिया बनेगा। और मैं अपने बाप होने का हक अदा करते हुए उसको वार्न कर रहा हूँ। बाप है, वार्न करने के 100 तरीके हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसको इस हद तक जाना कि आप एक लॉबी क्रिएट करें और लॉबी बना के 7, 5, 8 अफराद मिलके एक हमला चढ़ दौड़े उसके ऊपर, इंतहाई काबिल मजम्मत और काबिल तशवीशनाक बात है। यानी आप ये देखिए, मैं इसको इस अंदाज में ले रहा हूँ कि हम बेलगाम घोड़े की तरह नहीं बनते जा रहे। जब दिल चाह जिसके ऊपर मर्जी चढ़ दौड़े, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने अपने फैसले अपने हाथों में ले लिए। हमें किसने इख्तियार दिया ये फैसले अपने हाथ में लेने का? तो मैं ये समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा इतदाल का रास्ता इख्तियार करना होगा। हमारी वैल्यूज़ हैं सर, हम मशरकी सिस्टम में रहते हैं। इस सिस्टम के अंदर हमारे एक अंदाज हैं। घर में कहते हैं बाप ना हो तो बड़ा बेटा बाप का दर्जा रखता है, माँ ना हो तो खाला को भी माँ का दर्जा दिया गया है। तो देखिए वो रिश्तों की कदरें कहाँ पे रह गई हैं? यानी कि इसका मतलब है कि एक बाप अपने बच्चों की खुशी की खातिर ये अज्यूम करता है और अपने बच्चों को काउंसलिंग करता है कि बेटा ये मुस्तकबिल में ये आपके लिए कोई फ्रूटफुल नहीं होएगा। तो इसका मतलब ये कि हम चढ़ दौड़े और कत्ल कर दें। इंतहाई तकलीफदेह बात है। ऐसे नासिर के नासिर निशानदेही करनी चाहिए, बल्कि उनको मेरा ख्याल है कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और ये बड़ी इस्लाह का बायस होगा ताकि ऐसी मिसालें भी सामने आए जिस तरह को आप इशारा फरमा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो माशरे में तबाही का बायस बन रही हैं। और एक इस मिसाल से कुछ और लोगों के हौसले बढ़ेंगे। हम भी कर सकते हैं। हमने देखा है लोगों को करते हुए, आपके अपने बाप के खड़े हो जाते हैं सिर्फ इस बात पे, बाप राइट पे भी हैं फिर भी खड़े हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ इनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। कानून की जो अमलदारी की हम बात करते हैं उनको एक्सरसाइज करवाना चाहिए और जो ऐसे अनासिर हैं उनको मेरा ख्याल है पॉइंटेड करते हुए कानून के कटारे में लेके आना चाहिए। अच्छा भाई साहब, ऐसा करने वाले लोगों की वजह क्या है? क्यों हम इस तरफ जा रहे हैं? ऐसा भी देखने में आया कि एक बाप बहुत कम उम्र के बच्चों को कान्हा के इलाके में नहर में फेंक देता है, सगा बाप सगे बच्चे। तो किस तरफ सोसाइटी हमारी जा किस तरफ रही है और इसकी वजूहात क्या हो सकती है? सर देखिए ना, मुझे एक बात बताइए, तालीम इतनी आम होती जा रही है कि गुलबर्ग की कोठियों के अंदर यूनिवर्सिटीज़ बनती जा रही हैं। वो तो अल्लाह भला करे हायर एजुकेशन का कि उन्होंने पाबंदी लगाई कि यूनिवर्सिटी के लिए एक विसिनिटी का होना ज़रूरी है, एक कैंपस लगना चाहिए। कैंपस है सर, तालीम जू बढ़ती जा रही है, हमारे अखलाक उतने तबाह होते जा रहे हैं। ये तो आप जो बात करें बड़ी जेनेरिक बात कर रहे हैं। मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू में ये कहता हूँ, ये जो यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं, बड़ा बदकिस्मत लफ्ज़ कहने लगा हूँ, हम जंक प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे सर। हम तो ज़िंदगी में वो जो तामीरी सोच थी उससे बहुत दूर चले गए, तखरीबी सोच पैदा की जा रही है। हम वो बच्चों को वो चीज़ें प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं किस तरीके से आप ये करेंगे। जो मिसाल आपने दी है, देखना दिल खराश वाक़या है और दिल हिला देने वाला है कि अपना बाप बच्चों को नहर में फेंक रहा है। अब इससे बड़ी इसका मतलब है हमारे यहाँ काउंसलिंग बिल्कुल नहीं है सर। पेरेंटिंग कहाँ पे हो रही है? टीचर्स एंड ट्रेनर दे देमसेल्फ नीड ट्रेनिंग। टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, बच्चों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। सर काउंसलिंग का फैक्टर ख़त्म हो गया और सर ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। जब आप इसको रोक देते हैं, क्यों हम अपने बड़ों को देखते हैं कि मदारिस के अंदर तरबियत हुआ करती थी सर, मसाजिद और मदारिस में तरबियत ख़त्म हो गई सर। वो जो एक ख़ास एक हमारा एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट था तरबियत का, हमारे स्कूलों से तरबियत ख़त्म हो गई सर। प्रैक्टिकली हो ही कुछ नहीं रहा। घरों में ना बाप के पास टाइम है ना माँ के पास टाइम है। आप यकीन जानिए बच्चे अपने दिल की बात करना चाहते हैं सर। ये वो सारा स्ट्रेस है ना, वो जब लावा बनता है और फट के बाहर आता है तो ऐसे वाक़यात होते हैं। बच्चों को तो टाइम दिया ही नहीं जा रहा। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे सेशंस नहीं हो रहे। कॉन्फ्लिक्ट को निगोशिएट कैसे किया जाएगा बच्चों को अंदाज़ा नहीं है। चेंज को एक्सेप्ट कैसे किया जाएगा? अब यह बात कर रहे थे सुतीली माँ या सुतीले बाप की, तो क्या चेंज है ना, बच्चों को बताना होगा कि चेंज को एक्सेप्ट भी करना है सर। ये बड़ा पेनफुल है, ये चेंज आसानी से एक्सेप्ट नहीं होती। तो हमने एक्सेप्टेंस के सेशंस करवाए ही नहीं, हमने एम्पैथी पे बात नहीं की, हमने कंपैशन पे बात नहीं की, हमने सिंपैथी पे बात नहीं की, हमने ओनरशिप पे बात नहीं की। मुझे कोई डिपार्टमेंट दिखा दे जहां पेरेंटिंग पे सेशन होते हो और खासतौर पर मियाँ बीवी के सेशन हो रहे हो। बहुत होगा तो हमारे नफ्सियात के पास ले जाएंगे और साइकाट्रिस्ट को मेडिसिन खिलाएगा और मेडिसिन पे ऐसा एडिक्ट करेगा कि वो सारी जिंदगी मेडिसिन खाते रहेंगे। हालांकि उसका नतीजा मेडिसिन में नहीं था, उसका नतीजा जो था उसकी काउंसलिंग सेशंस में था। तो मेरा ख्याल है कि ये वो सारे अमूर हैं जो वजह बन रहे हैं। हमें सर काउंसलिंग पे आना होगा,
हमें तरबियत के उस अंदाज को अख्तियार करना होगा जो तरबियत का अंदाज हमारे मुआशरे को बेहतर कर सकता है। रोज़ाना की बुनियाद पे हमें कोई टाइम स्पेस निकालनी होगी और ये उमूर डिस्कस करने होंगे। सर हमें लोगों की गलतियां माफ़ करनी होंगी। सर रब माफ़ कर देता है, मेरी अना इतनी ज़्यादा क्यों है कि मैं आपकी गलतियां माफ़ नहीं करना चाह रहा। मुझे अपने आप को ये देखना है कि मैं क्या हूँ। सर आज मैं मर जाऊं तो कल मेरे बारे में मेरी हैसियत ख़त्म है, मैं कब्र की ज़िन्नत बन जाऊंगा। तो मेरा ख्याल है कि जब आप मुसलसल इस बात की तकरार करते हैं ना कि आई एम नथिंग, तो मेरा ख्याल है कि हालात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। हमें ये तो बताया जाता है बिलीव इन योर सेल्फ, येस यू कैन, कभी ये भी बताया जाए कि आई एम नथिंग, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं एक आजिज़ इंसान हूँ, मैं अपने उंगलियों की हरकत भी रब की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकता। ये जो है ना एक अनाप्रस्त रवैया जिसे कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड, ईगो सेंटर्ड, इस स्टेटस ले बैठा है। हमें थोड़ा सा ठहराओ, थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ी सी स्पेस, थोड़ी सी रवादारी, और हमारे मुआशरे के इक़दार हैं सर, हमारे यहाँ वैल्यूज़ पाई जाती हैं। ये मगरिब का मुआशरा नहीं है, और बदकिस्मती के साथ हम मगरिब को कोसते तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं यहाँ एक थोड़ी सी बात करूँगा कि सर मगरिब कम अज़ कम जो दिखाता है वो बेचता है। ऐसा ही नबी ये कहते हैं कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिससे मिलावट की वो हम में से नहीं है। हमें यह कहा जाता है खैरुन्नास में अनफ़ुन्नास, कि तुम से बेहतरीन इंसान वो जो दूसरों के लिए मुफीद हो। सर ये सारी चीज़ें तो वहाँ पनप रही हैं उस मुआशरे के अंदर जिसको हम बुरा भला भी कहते हैं, और हमारे बच्चे करोड़ों रुपया लेके वहाँ जाना चाहते हैं, डिग्रीज बेच के वहाँ जाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सिस्टम उस वक्त अच्छा होगा, ये उस वक्त ट्रिकल डाउन होगा, ये घर से इसका आगाज़ होगा, कम्युनिटी में जाएगा, कम्युनिटी से वर्क प्लेस पे आएगा, और फिर दोबारा घर पे आएगा। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद की जा सकती है कि इन काउंसलिंग सेशन के साथ अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है इन अवेयरनेस सेशंस के ज़रिए हम यकीनी तौर पर हालात का नक्शा तब्दील कर सकते हैं। ठीक है। और ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है कि एक बहन, उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, और उसका अपने भाई के साथ ऐसा ताल्लुक़ बन जाता है जिसके बारे में ना दिमाग और ना दिल सोच सकता है, और फिर उसके बाद शोहर को भी मरवा देती है। सर ये देखिए ना, ये एक ऐसी तल्ख़ हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सोचते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब तो ये निकला ना कि हम उस माहौल का हिस्सा बनते जा रहे हैं जो एक जानवर और हैवानों का माहौल था, जहाँ तो कोई हमें ये तमीज़ ही ख़त्म हो गई कि मेरी जो हदूद हैं, एक सर हर चीज़ का पैरामीटर होता है, उस हदूद को जब भी आप क्रॉस करेंगे, चाहे वो बीवी करेगी, खामद करेगा, बहन करेगी, भाई करेगा, छोटा करेगा, बड़ा करेगा, मर्द करेगा, औरत करेगी, तबाही मचेगी। सर जब आप उन हदूद को पामाल करने की कोशिश करते हैं, अच्छा ये हदूद का ताल्लुक सिर्फ मज़हब के साथ नहीं है, मुआशरा भी सिखाता है सर, हमारा सोशल सेटअप भी सिखाता है। अभी भी देहात में चले जाएँ तो वो ये नाज में नज़र आता है। तो ये जो आप ख़ास एक इंक्लूसिव केस का इशारा कर रहे हैं, ये एक ऐसी तल्ख़ हकीकत है जिसको सुनते हुए भी दिल दहल जाता है, और यकीनी तौर पे ऐसे जो अनासिर हैं ये तबाही और बर्बादी का ज़रिया बन रही हैं। हमारी जो यूथ इसको देख रही है, ये उनके जहनों पे अक्कासी हो रही है नेगेटिविटी की। सर यकीनन तौर पे वो लोग जो कि नेगेटिव इमोशन रखते हैं, जो मुआशरे का नसूर बनते जा रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको सख्ती से कुचलना होगा और इन लोगों की तरबियत करना होगी, इनको बताना होगा। सर एक आखिरी बात जो बड़ी ज़रूरी है ख़ास तौर पर इस केस के अंदर, हर चीज़ का हमने सोर्स सोशल मीडिया बना लिया। मैंने सोशल मीडिया से एक चीज़ देखी और मैंने खुद ही अज्यूम कर ली ये मेरे लिए बेहतर है। हमें सारा सोशल मीडिया में हम मानते हैं कि सोशल मीडिया अवेयरनेस का बहुत बड़ा एक सोर्स है, लेकिन सोशल मीडिया आपकी तबाही का भी सोर्स है। हमने बुक रीडिंग ख़त्म कर दी, हमने वो जो हमारी बड़ों की बैठक हुआ करती थी वो ख़त्म हो गई सर। तो सर वो तरबियत का सर चश्मा तो सब कुछ ख़त्म कर दिया। जो आ रहा है वो गलत आ रहा है, वो सही आ रहा है, हम एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। हमने कभी कदगन नहीं लगाई अपने बच्चों के ऊपर, वो देख क्या रहे हैं, वो अप्लाई क्या कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट क्या कर रहे हैं। सर नेटवर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे बच्चों की नेटवर्किंग क्या है, किन दोस्तों के साथ बैठते हैं, कहते हैं कि आप जिससे मोहब्बत करेंगे कल उसके साथ उठाए जाएंगे। आज हमारी मोहब्बतों का मेयार क्या है ये देखना होगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है जब आपकी नेटवर्किंग उन अफराद के साथ होती है जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ जाती है। और जब इसके वाइस वर्सा उन अफराद के साथ होती है जो तबाही का बायस बनते हैं, तो नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। क्यों नहीं अपनी दोस्ती का मेयार हम तब्दील करने की कोशिश करते? हमें उन लोगों से मिलना है और वो मिसालें कायम करनी है जो मुआशरे में फलाह का बायस है। हमने देखा ही गंद है, हमने देखी ही तारीकी है, और उसी को मिसाल बना के हम एक जुबान से 200 लोगों को ख़राब करते हैं। मैंने वो देखा फलां मोहल्ले के अंदर, कभी अच्छाइयों को प्रमोट करना चाहिए। सेल्स और मार्केटिंग में हमने हमेशा प्रोडक्ट को बेचा। मैं कभी कहा करता हूँ अपनी ट्रेनिंग में, खुदारा कभी नेकी को भी मार्केटिंग किया करें।
कभी अच्छी बातों की मार्केटिंग भी किया करें। इस मुआशरे को अच्छी बातों की ज़रूरत है। हमने इतना गंद पेश किया, इतना गंद पेश किया, इतनी तखरीबी बातें लोगों को बताई कि अब हम ट्यून हो चुके हैं नेगेटिविटी पे। कोई अच्छी बात हम सुनना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते। क्या ये अच्छा हो हम थोड़ा सा रुख तब्दील करें, हम अच्छाई की तरफ भी आए, लोगों को बताएं ऐसा भी हो सकता है, ये रवैया भी किया जा सकता है। थोड़ा सा तहम्मुल, थोड़ा सा ठहराव, थोड़ी सी स्पेस, थोड़ा सा ब्रीथिंग टाइम, मेरा ख्याल हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन देखिए, ये मैं पहले भी मैंने आपको इंडोर्स किया है और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जिस तरह के काम कर रहे हैं। ये अवेयरनेस सेशन, क्या ये अच्छा हो कि इनकी अवेयरनेस सेशन की जो मिकदार है बढ़ना शुरू हो जाए डिफरेंट चैनल्स के ऊपर। ये अवेयरनेस सेशन सब लोगों को इस बात की तरफ आमादा कर रहे हैं, आइए मिल बैठ के मसाइल को हल करने की कोशिश करें। आइए ये मसाइल हैं, इनका तदारुक करें, आइए इनसे बचना चाहिए। इनका नुकसान बहुत ज़्यादा है, आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर आप ये करेंगे। आप मुआशरती तौर पर भी ज़ीरो, कानूनी तौर पर भी ज़ीरो, और वो जो आखिरी कॉन्सेप्ट हमारा है बात से तो मुसलमान, हम आखिरत भी बर्बाद कर बैठेंगे अगर हम रिश्तों की कदर नहीं करेंगे। अगर हमें ये अंदाज़ा नहीं होगा कि एक ख़ास मुकाम माँ का है, एक ख़ास बाप का है, बहन को एहतराम से देखना है, भाई का एक अलग रिश्ता है, इन सब रिश्तों की जब तक कदर नहीं दिल में आएगी, रवैये तब्दील नहीं होंगे। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई ऐसे रिश्ते हैं जिसमें पता नहीं क्या बिगाड़ पैदा होता है और एक दूसरे को कत्ल कर दिया जाता है। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।